Hello students, in this video we are going to learn about D and F block class 12 chemistry. So in today's sessions आज हम लोग डिस्कस करेंगे D block. So D block का कितना लेक्चर होगा? 3 से 4 लेक्चर में हम लोग D block and F block को ख़त्म करेंगे. So friends, stay tuned to my channel and आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियोस मैं लोड करूंगा रिगार्डिंग चैप्टर्स. और माई सेल्फ बख्तियार खान, हैविंग 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और मैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में गाइड करता हूँ फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड. मैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ फॉर CBSE, ICSE एंड बिहार बोर्ड, और JEE मेन और नेट का भी तैयारी मैं क्लास 11 और 12 के साथ ही कराता हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल और मेरा चैनल्स का डिस्क्रिप्शन सब आपको मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल. यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स और पीरियोडिक अपडेट्स फॉर the chapters which I will be uploading. So with this note, I would like to start the sessions. So in this sessions, we are going to learn about D and F block. So the first lectures we are going to talk about D block. D block क्या होता है? So friends, we are going to discuss today about D block. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से लाई करता है हमारे पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 3 to 12. ग्रुप 3 to 12. ठीक है, ग्रुप 3 to 12 में हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन किया गया है. तो इसको जो हम लोग सीरीज में बांटते हैं, किस तरह से सीरीज में बांटते हैं? जैसे कि पीरियड 4 के जो एलिमेंट है उसको 3D सीरीज बोलते हैं. 3D जो हम लोग डिवाइड करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को 3D सीरीज में, 4D सीरीज और 5D सीरीज में. तो वेरिएशंस हम लोगों को यही 3 सीरीज में पढ़ना है. ठीक है, और जो भी हम लोग का ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे साइज का ऑर्डर, तो वो हम लोग केवल कंस्ट्रेंट रहेंगे 3D सीरीज में, क्योंकि वही हमारे पर्टिकुलरली वही हमारे सिलेबस में है. और ये ग्रुप 3 to 12 होता है. इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन का अगर हम लोग बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होता है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1d. डी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 1 से लेकर 10 तक जाएगा. और एस में एस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 0 से 2 जाएगा. कोई टेक्स्ट बुक में 1 से 2 लिखा हुआ है, आप 0 से 2 लेना है, क्योंकि पैलेडियम का जो होता है एस ब्लॉक में उसका इलेक्ट्रॉन 0 होता है, इसलिए हम लोगों को वो कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली 3D सीरीज का बात करें जो कि हम लोग को पर्टिकुलरली सिलेबस में तैयार करना, तो उसके लिए आप 1-2 लिख सकते हो. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक जो होगा वो NS 0 से 2 होगा. तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है. और इसमें क्या, इस एलिमेंट को डी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रोग्रेसिवली फिल्ड. ठीक है, ठीक है. इन डी ब्लॉक एलिमेंट इसको इसलिए बोलते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स आर progressively filled in d orbitals. ठीक है, तो so it is called a d block element. So group 3 to 12 is called d block element. ग्रुप 3 to 12 नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें F ब्लॉक भी रहता है. सो द ग्रुप 3 to 12 इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल में. सो जो 3D सीरीज है तुम्हारा, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है. तो 5D सीरीज में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि F ऑर्बिटल्स में जाते हैं, तो उसे F ब्लॉक की कैटेगरीज में डाला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट F ब्लॉक बोलते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. तो मैंने अभी जनरलाइज करके लिखा है डिफिनेशन कि द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड एट डी ऑर्बिटल, सो ग्रुप 3 to 12 इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका जो हम लोग का प्रोग्रेसिवली फिल्ड किस में होगा? डी ऑर्बिटल्स में होगा.
इसमें जो ग्रुप 3 to 12 में हमारा क्या होता है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी मौजूद होते हैं, बट वी हैव गिवन ए सेपरेट स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द फर्दर क्लासेस. होप ये पॉइंट क्लियर है. मैंने क्या बोला कि ग्रुप 3 to 12 हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट आता है. उस 3 to 12 के बीच में हमारा कुछ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी आता है, बट वी हैव बीन कैटेगराइजिंग इट इनटू ए सेपरेट स्पेस इन ए पीरियोडिक टेबल कॉल्ड लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. और हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो 3D सीरीज का मेन हम लोगों को प्रिपेयर करना है. साइज का, आयनाइजेशन थैल्पी का, फिर हमारा कलर्स का, ठीक है, पर्टिकुलरली कलर्स का, और हमारा एरोमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशंस. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन 3D सीरीज, and we are going to generalize those concepts in 4D and 5D series. General configurations n-1 d से 1 to 10, क्योंकि d ऑर्बिटल में d के पास 5 ऑर्बिटल होता है, हर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसलिए d ऑर्बिटल्स को जो हम लोग फिलअप करेंगे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तो फिलअप करेंगे. ठीक है, ये हमारा जनरलाइज डिफिनेशन है. तो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड d ऑर्बिटल, सो ग्रुप 3 to 12 इज कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट. होप ये पॉइंट क्लियर है. तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं. हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब हम लोग चलते हैं कि 3D सीरीज में कौन सा एलिमेंट होता है. पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 3D सीरीज का प्रिपेयर करते हैं. 3D सीरीज में, ठीक है, 3D सीरीज. 3D सीरीज में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, ये कौन से पीरियड में आता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीरियड 4 में आता है. 3D सीरीज पीरियड 4 में आता है. तो 3D सीरीज को हम लोग तैयार करते हैं. पहले स्कैंडियम, इसका नाम क्या होता है, स्कैंडियम बोलते हैं इसको, स्कैंडियम. Ti के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटेनियम, टाइटेनियम. V stand for vanadium. Cr stand for chromium, chromium. Mn stand for manganese. Fe stand for Munfake iron. Co stand for cobalt. Ni stand for nickel. Cu stand for copper. Zn stand for zinc. ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है, तो इसको हम लोग, हमारे पास जो न्यूमेरिक्स है वो न्यूमेरिक कैसे तैयार करेंगे, साइंस. ठीक है, इसका न्यूमेरिक कैसे तैयार करेंगे, साइंस टीचर विनीता कुमारी, विनीता कुमारी, मन, मैंगनीज, Fe मतलब फे, मन फे, कोबाल्ट नी, मन फे को नी, क्यों, कॉपर, जाऊं, जिंक. तो साइंस टीचर विनीता कुमारी, मैंगनीज, फेक को नी, क्यों जाऊं. तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिक तैयार करना है इसका. ठीक है, 3D सीरीज का. तो 3D सीरीज में हम लोग क्या और देख सकते हैं, इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन कितना जाता है, 3s में कितना जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग 4s का देखते हैं. 4s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा और 3D में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा. ठीक है, तो 4s में कैसे याद करना, 4s का 2 2 2. 4s में कैसे जाएगा, 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2. इस तरह से याद रखना, जैसे फोन नंबर याद रखते हैं उसी तरह से. 2 2 2 1 2 2 2 फिर 2 1 2. ठीक है, 2 2 2 1 बीच में रहेगा,
2 2 2 2 2 2, फिर 1 2, आखिरी में 1 2 रहेगा, बीच में सिर्फ ये 1 रहेगा और आखिरी में 1 2 रहेगा, 2 2 2 1। 3D सीरीज का कैसे याद करेंगे? 1 2 3 4 नहीं है, 5 5 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10 1 2 3 5 5 6 7 8 10 10। तो इसको हम लोग बोलते हैं 4A सीरीज और 3D सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। ठीक है, अगर हम स्कैंडियम का लिखना चाहें तो स्कैंडियम को कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग को स्कैंडियम का लिखना है तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हम लोगों को स्कैंडियम का लिखना है तो स्कैंडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसके प्रीवियस पीरियड में जो ग्रुप है, प्रीवियस पीरियड में जो नोबल मेटल है वो 18 है, आर्गन। और इसमें कैसे लिखेंगे? 3D1 4s2, 3D1 4s2। ठीक है, और हम लोग इसका एटॉमिक नंबर भी याद कर लें। इसका एटॉमिक नंबर अगर हम लोग को याद रखना है तो एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है? यहाँ से 21 से स्टार्ट हुआ, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से हम लोगों को याद रखना है इसका एटॉमिक नंबर और d इलेक्ट्रॉन और 4s इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम लोगों को 3D सीरीज को तैयार करना है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग सपोज कीजिए कि हम लोगों को इस आयरन का लिखना है तो आयरन का इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आयरन का? इसको देखिए, आयरन का कैसे लिखेंगे? तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर्गन, ठीक है, 3D6 4s2। ठीक है, आयरन का 3D6 4s2। इस तरह से हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब चलते हैं हम लोग 4D सीरीज में। 4D सीरीज में किस तरह से प्रिपेयर करना है वो दिखाते हैं आपको। 4D सीरीज तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? एलिमेंट्स का नाम लिखना है। तो सबसे पहले एलिमेंट हम लोग का येट्रियम है, Y स्टैंड फॉर येट्रियम, येत्रियम। ठीक है, फिर स्टैंड फॉर ZR स्टैंड फॉर जिरकोनियम। इसको न्यूमेरिक बताते हैं हम कि किस तरह से याद करना। जिरकोनियम। NB स्टैंड फॉर नायोबियम, NB स्टैंड फॉर नायोबियम, नायोबियम। फिर MO स्टैंड फॉर मोलिबेडनम, मोलिबेडनम। ठीक है, TC स्टैंड फॉर टेक्नीशियम, TC स्टैंड फॉर टेक्नीशियम, टेक्नीशियम। RU स्टैंड फॉर रुदेनियम, RH स्टैंड फॉर रोडियम, PD स्टैंड फॉर पैलेडियम, AG स्टैंड फॉर सिल्वर, CD स्टैंड फॉर कैडमियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे उसका? एटॉमिक नंबर अगर हम लिखना है तो उस कैडमियम का 21 था, उसे 18 जोड़ देना है बस। ये एटॉमिक नंबर है, इसे 18 जोड़ने का मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा? 39। ये 39 हो जाएगा, 40 41 42 43 44 45 46
47 48, ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसका न्यूमेरिक्स तैयार कर लेते हैं। यारी जरा, इसका कैसे याद करेंगे? Y स्टैंड फॉर यारी, ठीक है, Y स्टैंड फॉर यारी। जरा, जिरकोनियम स्टैंड फॉर जरा। नायोबियम का मतलब निभाना, निभाना। मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक। रुखावट, रुदियम, रुकावट, रुकावट, रुकावट। राह में, रोडियम स्टैंड फॉर राह में। पड़े तो, पैलेडियम, पड़े तो, ठीक है। आगे सिल्वर, एर्जेंटम। आगे कूद जा, आगे कूद जा, आगे कूद जा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4D सीरीज का न्यूमेरिक चाहिए। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। तो यारी येट्रियम, जरा जरा सा जिरकोनियम, निभाना मतलब नाइबियम, मौत का मतलब मोलिबेडनम, टेक्नीटियम, तक रुदियम रुकावट, रोडियम राह में, पैलेडियम पड़े तो, सिल्वर आगे, कैडमियम कूद जा। हम लोग चलते हैं इसका 5s इलेक्ट्रॉन और 4D इलेक्ट्रॉन को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो 5s में कितना आएगा? 5s में जो इलेक्ट्रॉन आएगा 2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 1 1 1, पूरा एकदम 1 1 कर देना। 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2, ठीक है। आखिरी में 0 1 2 आएगा। 2 2 सब तरफ 1, आखिरी में 0 1 2। ये हमारा S का इलेक्ट्रॉन हो गया। 4D का देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे याद करना है इसमें। 1 2 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 10 10, ठीक है। इससे याद रखना आपको न्यूमेरिक बहुत आसान है। 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 10 10 10 10। इस तरह से आपको याद करना है। जैसे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है, सपोज कीजिए मोलिबेडनम का लिखना है, तो मोलिबेडनम का कैसे लिखिएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिबेडनम। तो मोलिबेडनम का इलेक्ट्रॉनिक, इसके पीछे वाला कौन है आपके पास है? क्रिप्टन है, ठीक है। तो आर्गन क्रिप्टन कितना? 36। मोलिबेडनम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? इसका 42 है। 42 लिखिए यहाँ पे। इसमें क्या हो जाएगा? क्रिप्टन। क्रिप्टन तो 36 हो गया, और 36 होने के बाद इसमें कितना जाएगा? 3d5 और 4s2, 3d5 या 4d5 और 5s2, 3d5 और 5s1 या 5d5 5d5 4d5 एंड 5s1, यही होगा ना। देखिए 4d5 4d5 45 एंड 5s1, इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो इसका, ठीक है। तो ये था हमारा 4D सीरीज। 3D 4D और 5D सीरीज पे आते हैं। 5D फोर डी सीरीज पे आते हैं, 5D सीरीज पे। तो 5D सीरीज में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है वो दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 57 to 71, 57 to 71 क्या होता है? वो लैंथेनाइड में जाता है। लैंथेनाइड के बाद हमारे पास जो आता है पीरियड 6 का जो एलिमेंट है हैफनियम आता है। तो लेट अस डिस्कस 5D सीरीज का एलिमेंट।
तो सबसे पहले लैंथेनम को भी हम लोग 5D में ही लेते हैं, ठीक है, डी सीरीज में लेते हैं, 5D सीरीज का जो एलिमेंट है। तो लैंथेनम पहले होगा, लैंथेनम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनम, ठीक है। लैंथेनम, HF को बोलते हैं हैफनियम, HF को क्या बोलते हैं, हैफनियम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं TA को बोलते हैं टैंटेलम, TA को बोलते हैं टैंटेलम, ठीक है, टैंटेलम बोलते हैं इसको। फिर W को हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन, W को क्या बोलते हैं, टंगस्टन, ठीक है। RE को क्या बोलते हैं, रेहेनियम, RE को क्या बोलते हैं, रेहेनियम। OS को क्या बोलते हैं, ओस्मियम, ओस्मियम। IR को क्या बोलते हैं, इरिडियम, प्लैटिनम। AU को क्या बोलते हैं, गोल्ड। HG को क्या बोलते हैं हम लोग, मर्क्यूरी, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिक तैयार कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोगों को याद रखना है इसका न्यूमेरिक्स। ठीक है, इसका न्यूमेरिक्स तैयार कर लेते हैं। ला हफ्ता, इसको कैसे याद करना हम लोगों को, ला, लैंथेनम को ला बोलते हैं, हफ मतलब हैफनियम, हफ, ला हफ। ता को हम लोग बोलेंगे टैंटेनम, ला हफ्ता। वरना, वरना मतलब टंगस्टन, वरना, लेकिन कोई नहीं करेगा, ला हफ्ता वरना। रे, रे मतलब रेहेनियम। ऑस्मियम को क्या बोलेंगे हम लोग, उससे, उससे। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे इरिडियम को क्या लिखेंगे, इधर, इधर, इधर। पिटाई, पिटाई मतलब प्लैटिनम, पिटाई। और मतलब औरम, गोल्ड। होगा मतलब मर्क्यूरी। कैसे याद रखेंगे इसको हम लोग, इसको याद रखेंगे, ला हफ्ता वरना रे, उससे, उधर पिटाई और हो गई, इधर और पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे, उससे, इधर पिटाई और होगी। तो ये हमारा सीरीज है, ठीक है। लैंथेनम, लैंथेनम का जो होगा उसमें 18 जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 18। तो जैसे हम लोग 32 में 18 है, 39 में 18 जोड़ेंगे तो 57 आएगा। तो 57 to 71 हमारा किस में चल जाएगा, 57 to 71 हमारा चल जाएगा F ब्लॉक एलिमेंट में, F ब्लॉक में, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे F ब्लॉक एलिमेंट, 57 F ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक में चला जाएगा। 57 के बाद हम लोग 71 वहां तक हो जाएगा F ब्लॉक का। फिर उससे कितना जोड़ेंगे, 40 हो गया। 40 से हम लोग कितना जोड़ेंगे, 32। यहाँ देखिए 40 है। अब सब तरफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 40 से हम लोग को 32 जोड़ना है। तो इसे 32 जैसे जोड़ेंगे तो 72 होगा। 72 से 80 तक सजा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 72। एटॉमिक नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 80। ये हमारा ये होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब हम लोग चलते हैं 3D ऑफ 6s और 5D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो देख लेते हैं। 6s
और 5d में। तो इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6s में कितना जाएगा, सब तरफ 2 2 2, आखिरी में 112 है, 2 2 2 2 2 2 2 112। ठीक है, फाइव डी में कैसे तैयार करना हम लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 और फिर 10। इस तरह से हम लोगों को तैयार करना है। जैसे अगर हम लोगों को एटॉमिक नंबर लिखना है मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी का जैसे हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो Hg80 हो जाएगा, और इसके जस्ट प्रीवियस वाले पीरियड में हमारा क्या आएगा, जेनन आएगा। जेनन क्या, जेनन का 54 होता है, और इसमें कितना आ जाएगा 6d 10 5d 10 6s2 5d 10 6s2, और हमारा F में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका 4f14। ठीक है, तो 14 10 24 26, 54 और 26 कितना होता है 80। तो इस ब्लॉक के एलिमेंट में F में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, F ब्लॉक में भी, F ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक में है तुम्हारा F ब्लॉक का एलिमेंट भी, तो फाइनली F ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इट इज कैटेगराइज अंडर D ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा 3D है, 5D है या 4D सीरीज है। अब चलते हैं हम लोग जनरल, तो चलिए जनरल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे साइज के बारे में। तो साइज में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइज। तो साइज में क्या होता है, जनरली अगर हम लोग कोई भी डिफरेंट एस ब्लॉक कर ले या पी ब्लॉक कर ले, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज घटता है। साइज घटने का रीजन ये है कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिस कारण से साइज हमारा घटता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ आर्बिट्रेरी ऑर्डर होता है जिसको हम लोगों को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, तो उस ऑर्डर को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज घटता है। ठीक है, तो रीजन जो साइज घटने का वो जेड इफेक्टिव है। तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारा, साइज का घटता है इन अदर ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन अदर पीरियड्स और इन अदर ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर देखिए कि इसके और इसके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शंस होगा। इसके और उसके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शंस होगा। ऑटोमोस्ट सेल के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है। ठीक है, इसके साथ हमारा इंटरेक्शंस होगा। न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या देगा, रिपल्सन मारेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको रिपल्सन करेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको रिपल्सन मारेगा, ये इसको रिपल्सन मारेगा। और अगर जो हमारा रिपल्सन मार रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन हो रहा है, आउटरमोस्ट सेल, ये हमारा क्या, आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर रहा है, ये आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल करने का कोशिश कर रहा है। तो फाइनली ये क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट कर जाएगा, मतलब अपनी तरफ टानने का प्रयास करेगा, जिसके कारण ऑर्बिटल साइज जो है वो घटेगा। तो रीज़न जो यही है कि लेफ्ट टू राइट जाने से हमारा साइज घटता है। तो रीज़न यही है कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, जनरली जेड इफेक्टिव डोमिनेट ओवर ए पीरियड, और जिसके कारण क्या होता है, हमारा साइज घटता है। तो जनरली हम लिख देते हैं कि जनरली क्या होता है
इन अदर ग्रुप्स ऑफ पीरियड जनरली Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है, Z इफेक्टिव डोमिनेट्स over screening effect, and that's the reason for the decrease in size, across a period. ठीक है. एंड अक्रॉस ए ग्रुप क्या होता है, Z इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के कारण Z इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने के कारण हमारा टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है. ठीक है, ठीक है. ओवर ए पीरियड लिख दिया. एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेट, नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस and hence size increases down the group, ध्यान रहे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारा फुल ऑफ एक्सेप्शंस है. ठीक है, फुल ऑफ एक्सेप्शंस है. तो हम इस एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन किया गया है, तो उसमें हम लोगों का ऑर्डर क्या दिया गया है कि 3D सीरीज का अगर हम लोग बात करें, 3D सीरीज का जो ऑर्डर दिया गया है वो क्या दिया गया है 3D सीरीज में, ये ऑर्डर दिया गया है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी, हम लोग क्या करेंगे, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जाऊं जिंक. ठीक है, हम लोगों को पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज होता है. तो ये कब तक डिक्रीज होता चलेगा, जब तक ये MN तक रीच ना हो जाए. MN और FE के बीच में ये साइज डिक्रीज होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, साइज बराबर हो जाएगा और फिर हमारा साइज यहाँ से इंक्रीज करने लगेगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रीज़न क्या है कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है. Z इफेक्टिव इज मोर देन, स्क्रीनिंग को हम लोग सिग्मा से बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, Z इफेक्टिव डोमिनेट करता ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट. और यहाँ पर क्या हो रहा है ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा Z इफेक्टिव ओवरकम सिग्मा. Z इफेक्टिव क्या कर रहा है, ओवरकम सिग्मा. और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रीजन अपेंड करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिग्मा डोमिनेट्स, सिग्मा जो है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है ओवर Z इफेक्टिव. तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और यहाँ अप टू मैंगनीज क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, इसलिए हमारा साइज डिक्रीज हो रहा है. बट इन द केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, Z effective just overcome the screening effect, and that is why the size of FO, iron, cobalt and nickel is same. But once we go from nickel to zinc, screening effect dominates. Then what it will bring? It will bring the increase in size of nickel, copper and zinc. The reason is, तो हम लोगों ने ये डेटा जो लिखा है, ये डेटा हम लोगों ने आपके NCERT किताब में जो न्यूमेरिकल डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने इस डेटा को सजाया है. तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग 4D टॉप टू बॉटम, हम लोग कैसे जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने से हमारा साइज इंक्रीज करता है, लेकिन वंस द इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू f ऑर्बिटल्स, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारा 4D सीरीज 5D सीरीज है, तो 5D सीरीज में जो आपका इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है वो 4f में इंटर कर रहा है. जैसे ही 4f में इंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता है. जैसे पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइड होने के कारण क्या हो रहा है कि साइज जो इंक्रीज होने का था 4D और 5D के बीच में, वो लगभग बिल्कुल बराबर हो जाता है. तो लेट अस राइट दिस डिस्कशंस एंड कंटिन्यू विद इट. सो अक्रॉस अगर हम लोग बात करें 3D 4D सीरीज में, 3D अगर हमारा क्या हो रहा है, 3D 4D सीरीज में क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लेस देन है, ये 4D हमारा लेस देन है, ये हमारा लेस देन है 5D से. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंटर जो कर रहा है f ऑर्बिटल्स में इंटर कर रहा है, f ऑर्बिटल्स में इंटर कर रहा है,
but as soon as the electron enter into an f orbital it provides poor screening and finally जो हमारा ऑर्डर आने वाला है वो क्या आने वाला है 3D लेस देन 4D और लगभग 4D और 5D का हमारा क्या होगा साइज बराबर होगा, ठीक है, 4D और 5D का साइज बराबर होगा। तो इस एबनॉर्मल ट्रेंड को हम लोग क्या बोलेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि once the electron enters into f orbital it provides a poor screening and that will actually brings the size of 4D and 5D as equal, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है। Once the electron enters into an f orbitals, यहाँ पर क्या हो रहा है कि once the electrons enters into an f orbital, the size of 4D and 5D is approximately equal, ठीक है, because f orbitals because of poor screening of 4f electrons, ठीक है, into f orbitals। यहाँ पर नोटिस कीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब f ऑर्बिटल्स में एंटर करता है तो वो पुअर स्क्रीनिंग करता है, लेकिन अगर हम स्कैंडियम अगर हम देखें यहाँ पर स्कैंडियम हो गया, हमारे पास येट्रियम हो गया और लैंथेनम हो गया। लैंथेनम में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इंटर नहीं कर रहा 4f ऑर्बिटल्स में, तो इसमें जो ऑर्डर होगा स्कैंडियम और लेस देन येट्रियम लेस देन लैंथेनम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डज नॉट एंटर इनटू f ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर आपका पुअर स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसके बाद जो होगा, इसके बाद जैसे टाइटेनियम आ गया, जिरकोनियम आ गया, हैफनियन आ गया, जिरकोनियन हैफनियन आ गया, तो इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ से इसके आगे आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, इसके आगे से आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एस जिरकोनियम लगभग बराबर होगा हैफनियम के। बट इन द केस ऑफ स्कैंडियम, येट्रियम, लैथियम, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं कर रहा है, इसलिए पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। इसमें जो नॉर्मल ट्रेंड्स आ रहा है अदर ग्रुप में वो डी ब्लॉक में भी आएगा, लेकिन स्कैंडियम येट्रियम के जो आगे एलिमेंट है जो हमारा ग्रुप 4 में है, वहाँ से यहाँ पर आपका पुअर स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। तो अगर हम लोग इसका लिखें वैनेडियम, नायोबियम एंड टैंटेलम, तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखना चाहें तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, वैनेडियम लेस देन नायोबियम लगभग बराबर टैंटेलम। तो रीज़न आप समझ गए कि यहाँ पर क्योंकि इस ग्रुप में जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि इस ग्रुप में जो तुम्हारा एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ना घुसने के कारण जो इसका जो जनरल ट्रेंड होगा वो यही फॉलो होगा। बट इन द केस ऑफ टाइटेनियम, जिरकोनियम, एमाइन, यहाँ से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो आपका एफ ब्लॉक में एलिमेंट इंटर कर रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर रहा है, तो वहाँ पर आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, इसका साइज और इसका साइज बिल्कुल बराबर होगा। तो ये रीज़न क्या लिखोगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये था हमारा एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट। तो आप पुअर स्क्रीनिंग भी जानते हैं क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी समझाया जाता है, तो मैंने इसको फिर से रिकॉल किया और उसको मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिकली समझाने की कोशिश की है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर जो देखते हैं, दूसरा जो जनरल प्रॉपर्टीज है, उसका दूसरी जनरल प्रॉपर्टीज है आयनाइजेशन एनर्जी। डी ब्लॉक के एलिमेंट को मैं एक चीज़ यहाँ पर लिखाना भूल गया, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो आप 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज पढ़ रहे थे, 3D 4D सीरीज को जो हम लोग क्या बोलते हैं,
हम लोग बोलते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट. सो दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. 3D 4D एंड 5D सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट. बस इस ट्रांजिशन एलिमेंट में आपका जिंक कैडमियम और Hg, जिंक कैडमियम और Hg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें और इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है. हम लोगों को क्या चाहिए? जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए, नॉट ए कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. तो एलिमेंट डू नॉट हैव पार्टली फिल्ड. द रीजन आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स because elements do not have partly filled d subshell. पार्टली फिल्ड डी सबशेल नहीं है. ठीक है, डी सबशेल्स नहीं है. ठीक है, एंड इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और इन ऑक्सीडाइजेशन, इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग स्टेट or commonly occurring oxidation state, ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि जिंक कैडमियम आपका और मर्क्यूरी जो है आपका वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिएगा उसमें 3D ऑर्बिटल्स और 4s ऑर्बिटल है, जिसका आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने के कारण वो उसको हम लोग कैटेगराइज नहीं करते हैं. अगर जिस भी एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक में कैटेगराइज करते हैं, उसका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए इन देयर एलिमेंट्री स्टेट और इन देयर ऑक्सीडाइज स्टेट में भी होना चाहिए. ठीक है, तो ये रीजन हम लोगों को ध्यान में रखना है कि दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब चलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom, neutral gaseous atom. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. तो आयनाइजेशन एनर्जी में जैसे क्या कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें आप कुछ एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, और अगर हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन से अगर हम लोग निकालते हैं इस गैसियस एटम से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 2, तो यहाँ पर ये 2 प्लस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जनरली हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है. ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है और साइज घटने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है. तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जनरली क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी increases from left to right. Ionization energy increases from left to right across a period in the periodic table, ठीक है. और जनरली डाउन द ग्रुप अगर हम लोग देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप में, क्योंकि साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है. तो आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी decreases down the group. ठीक है, decreases down the group.
तो ये हमारा जनरल था जो हम हर एक ब्लॉक केमिस्ट्रीज में हम लोग ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस डी ब्लॉक में देखें तो डी ब्लॉक इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होता है 3D सीरीज़ का 4D सीरीज़ का हम लोग को बेसिकली तैयार करना पड़ता है। 3D सीरीज़ का बेसिकली तैयार करना, तो 3D सीरीज़ में क्या होता है, 3D सीरीज़ में देखिए, जैसे 3D सीरीज़ का बात करें तो हम लोग लिखते हैं साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जाऊं। यहाँ पर जो ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस होना चाहिए। तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इस तरह से इंक्रीजेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होने ये तो होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं, तो उस एलिमेंट को हम लोग कैटेगराइज कर करके अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग ऑर्डर को अरेंज करते हैं। तो लेट अस अरेंज दैट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल वेरिएशंस। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको टाइटेनियम को उठाना है, टाइटेनियम को उठाना है, क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में रखना है, क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, Fe को उठाना है, जिंक के पहले रखना है, जिंक के पहले, और निकल को उठाना है, और कोबाल्ट को उठाना है, कोबाल्ट को कॉपर के बगल में रखना है, कॉपर के बगल में रखना है। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू अरेंज द ऑर्डर लाइक दिस। कैसे ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। स्कैंडियम लेस देन वैनेडियम लेस देन क्रोमियम, ठीक है, लेस देन टाइटेनियम क्योंकि टाइटेनियम वहाँ जाने वाला है, लेस देन मैंगनीज, लेस देन निकल, लेस देन कॉपर, लेस देन कोबाल्ट, लेस देन Fe, लेस देन जिंक, ठीक है। तो ये हम लोगों को जनरल ट्रेंड्स हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम लोग डाउन द पीरियड डाउन द ग्रुप का बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप करने से क्या हो रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है डाउन द ग्रुप में कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है डाउन द ग्रुप में वो कैसा होता है, हमारा ऑर्डर कैसे होना चाहिए था, 3D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 5D होना चाहिए था जनरली। लेकिन हमारा होता क्या है यहाँ पर जो होता है हमारा 5D पहले आ जाता है, ठीक है, 5D पहले आ जाता है और 3D बाद में आता है, फिर 4D आता है। द रीज़न क्या है इस दोनों का यहाँ पर पहुँचने का मतलब है कि ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या रीज़न देंगे, अपेंड करेंगे, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है कि F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स घुसने के कारण वो पोअर स्क्रीनिंग देता है। पोअर स्क्रीनिंग देने से तुम्हारा क्या होता है, Z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है, जिसके कारण से तुम्हारा साइज घट जाता है, इसके कारण से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। इसके 5D का सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 3D एंड 4D। तो ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। एंड नाउ वी आर विथ थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट इज डेंसिटी। अगर हम लोग डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी का और अरेंज कैसे कर सकते हैं, 3D को अगर हम लोग अरेंज करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग वैसे ही सजाएंगे जैसे हम लोग एक अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास सजाएंगे, ठीक है। तो डेंसिटी को अगर हम लोग सजाने का प्रयास करें तो हम लोग 3D सीरीज़ का बात कर रहे हैं, जो भी बात करेंगे 3D सीरीज़ में क्योंकि हमारा वहीं तक सिलेबस में। लेकिन सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भी हमारे सिलेबस में, जैसे 3D 4D 5D ये सब हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस का। तो हम लोग चलिए इस ऑर्डर को समझाते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जिंक को बस उठाना है, जिंक को उठाना है, जिंक को उठा करके हम लोग को वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में रखना है, वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में रखना है। फाइनली हम लोग ऑर्डर को किस तरह से सजाएंगे, इस तरह से सजाएंगे, स्कैंडियम लेस देन टाइटेनियम लेस देन वैनेडियम लेस देन जिंक लेस देन क्रोमियम लेस देन मैंगनीज लेस देन Fe लेस देन को लेस देन नी लेस देन कू कॉपर। तो ये हमारा डेंसिटी का ऑर्डर होता है। तो 3D सीरीज के हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो वो डिस्कस करते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, एटमाइजेशन। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि जैसे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट प्राइमरली शो करता है हमारा
कोवेलेंट बॉन्ड भी शो करता है, इट वर्क्स ऑन ये मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि ये मेटल है, मेटालिक बॉन्डिंग भी शो करता है। तो मेटालिक बॉन्डिंग इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना मेटालिक बॉन्डिंग इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि मेटल का जो होता है लैटिस स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे FCC होता है, CCP होता है, उस तरह का लैटिस स्ट्रक्चर्स ये डी ब्लॉक एलिमेंट शो करता है। सपोज कीजिए कि ये लैटिस स्ट्रक्चर है, इसमें इस लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा और जिसके कारण से ये लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक होकर किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में बदलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो आप जो एनर्जी लगा रहे हो, एनर्जी दैट यू आर पुटिंग टू ब्रेक द लैटिस बॉन्ड, लैटिस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो आप एनर्जी लगा रहे हो और उसको फाइनली कन्वर्ट कर रहे हो किसी किसी गैसियस एटम में। ये आपका मेटल का लैटिस है, सपोज करो ये लैटिस है आपका मेटल का, आप इसको तोड़ रहे हो और फाइनली आप क्या कन्वर्ट कर रहे हो, इसको आइसोलेटेड गैसेस एटम में बना रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन किसी भी एलिमेंट्स का ज्यादा कब हो सकता है, व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज मोर। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर होगा तो मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ग्रेटर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं कि हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब है the energy required to break all bonds of lattice structure, all bonds of lattice structure, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर, इस चीज को लैटिस बोलते हैं, ठीक है। जो किसी रेगुलर फैशन में मेटल्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। एटम्स होता है या एटम मॉलिक्यूलर आयंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस, ठीक है। टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ लैटिस, मेटल लैटिस, ऑल बॉन्ड्स ऑफ मेटल लैटिस, ऑल बॉन्ड्स ऑफ मेटल लैटिस, ठीक है, एंड कन्वर्ट द मेटल एटम, एंड कन्वर्ट द मेटल एटम into an gaseous atom and gaseous atom, ठीक है। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास क्या होता है, हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, हाई हीट ऑफ atomization due to unpaired electrons and greater interatomic attractions and greater interatomic attraction and greater atomic attractions। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद हाइट ऑफ एटमाइजेशन होता है, क्यों, ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड ग्रेटर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। जब इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो मेटालिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो सो ग्रेटर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस ब्रिंग्स ग्रेटर स्ट्रेंथ टू मेटालिक बॉन्ड, ग्रेटर स्ट्रेंथ टू मेटालिक बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स। मेटालिक बॉन्ड्स को हम लोग स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, ये कोवेलेंट भी बनाता है, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड ही ज्यादा इसको क्या देता है, हार्डनेस देता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इंटरएटॉमिक अट्रैक्शंस होता है तो ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होता है। तो इसका अगर हम लोग 3D सीरीज का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो 3D सीरीज में किस तरह से सजाया गया है, तो इसका जो है प्योरली हमारा क्या है, इसका प्योरली हमारा एक्सपेरिमेंटल पे डाटा पे है। पहले क्या हो रहा है, जिंक आ रहा है, देन मैंगनीज, देन स्कैंडियम, then copper, then chromium, then Fe, then Co, then nickel, then Ti, then वेनेडियम। वेनेडियम का क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। वेनेडियम का क्या हो रहा है, हीट ऑफ एटमाइजेशन मैक्सिमम है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। वेनेडियम का मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो
तो हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन समझ गए कि हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्डिंग ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, वो बॉन्डिंग कहाँ से होता है? मेटालिक बॉन्डिंग होता है। मेटालिक बॉन्डिंग कैसे बनता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। जिस मेटल्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो उसका हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा। द रीजन इज द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स। तो ये हमारे पास ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा जिसमें वैनेडियम का मैक्सिमम हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है। तो हमारा नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट प्योरली डिपेंड करता है, हम लोग तो जानते हैं कि क्रिस्टल पैकिंग पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है क्रिस्टल पैकिंग पर भी होता है, और क्रिस्टल पैकिंग पर जो स्ट्रेंथ आता है वो बेसिकली किस पर आता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर आता है। जिस एटम्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो उसका हाइट ऑफ एटमाइजेशन होगा, और उसका मेटालिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो उतना ही हाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसपे तुम्हारा मेटल्स जो है वो पिघल जाए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड किस पर करता है? मेल्टिंग पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या करेगा? उतना मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड हाइट ऑफ एटमाइजेशन। तो मेटालिक पॉइंट डिपेंड्स किस पर करता है? इस पर डिपेंड करता है, जेशन। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 3D सीरीज का देखें ऑर्डर किस तरह से अरेंज होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3D सीरीज का ऑर्डर आप देखिए, 3D सीरीज का। तो 3D सीरीज में क्या करना है? साइंस, टीचर, विनीता, कुमारी, मन, फे, को, नी, क्यों, जाऊं। तो यहाँ पे क्या करना है? Mn को उठाना है, इस Mn को उठाना है, कहाँ लेके जाना है? कॉपर के बगल में लेके जाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑर्डर को किस तरह से अरेंज करना है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो सिखा रहा हूँ। इसमें कैसे करना है? यहाँ पर देखिए, इसमें जो ऑर्डर आएगा पहले यहाँ से यहाँ तक क्रोमियम तक डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्रोमियम तक क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सबसे पहले ये मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आपका एनसीईआरटी में दिया हो वहाँ से पिकअप किया। पहले यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ से क्या होगा? फेकोनी के बाद यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज करने लगेगा, फे को नी इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, फेकोनी इंक्रीज करने का, फिर आपका मैंगनीज आ जाएगा, मैंगनीज इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से डिक्रीज करना चालू कर देगा। यहाँ से डिक्रीज, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना, ऑर्बिटल 3d5 हो रहा है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की तरफ मूव होने के कारण क्या हो रहा है? हमारा मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। तो मैंगनीज हो गया, फिर हमारा कॉपर हो गया, फिर हमारा जिंक हो गया। तो ये था हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड किस पर करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन पर। हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगा और हीट ऑफ एटमाइजेशन भी स्ट्रांग होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन DNF ब्लॉक। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू learn about more properties of D block, and let's conclude the session. Thank you so much. Thank you so much for watching my channel, and please subscribe, and don't forget to press share button, because क्योंकि ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी भी डिप्राइव्ड हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सम हेल्प, क्योंकि ऑनलाइन पर तो कंटेंट मौजूद है, लेकिन देर आर सम पर्सनल टच विद द टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट से सब कुछ नहीं होता है। देयर आर पर्सनल टच विद द टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो भागलपुर के जो भी कैंडिडेट हैं हु इज़ विलिंग टू टेक कोचिंग फॉर JEE, NEET and for physics and chemistry, please contact my number. I will be giving on the description box, and or else you can find on the first page of my slide of this session, and that's all. Thank you so much, my dear friend. Have a good day. Good night.